नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पद परिचय, जो कि हमने पिछले सेशन में स्टार्ट कर दिया था और इसके लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक को एक बार रिवाइज करके आएंगे। क्योंकि जब भी आप पद परिचय देते हैं तो इसमें आप जो सेंटेंस, जो वाक्य में जिन शब्दों का आप पद परिचय दे रहे हैं, तो वो शब्द आपके संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं, क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं एवं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक भी हो सकते हैं। क्योंकि एक जो सेंटेंस आप बोलते हैं, एक वाक्य अगर आप बोलते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि ये जो सारे शब्द हैं, अभी ये एक वाक्य में आते ही व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं और उसी को हम पद कहते हैं। और उनके बारे में बताना, उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें आपको याद करके आनी है, पढ़ के आनी है। तो आशा करती हूँ कि आप इन सारी चीजों को रिवाइज करके आए होंगे। अभी हम यहाँ पर उदाहरण से, एग्जाम्पल से सारी चीजों को समझेंगे कि किस तरह से हम संज्ञा का पद परिचय देंगे, किस तरह से हम सर्वनाम का पद परिचय देंगे, किस तरह से हम विशेषण का पद परिचय देंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने अपने पिछले सेशन में पद परिचय यानी कि पद का परिचय हम किस तरह से देते हैं, ये हमने पढ़ना शुरू किया था। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन विद्यालय जाता है। मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी जो वाक्य होता है वो शब्दों से मिलकर बनता है। शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ण मैंने आप लोग को लिखकर दिखाए थे और वर्णों से शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने कहा था कि शब्दों को सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम में लिखना एक वाक्य कहलाता है। यानी कि जब आप शब्दों को सार्थक क्रम में और व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो ये ही आपका वाक्य कहलाता है। और वाक्य में जो शब्द होते हैं, जब एक बार वाक्य हम लिख लेते हैं तो उसमें जो शब्द होते हैं, जब वो शब्द प्रयोग हो जाते हैं वाक्य में, तो वो एक व्याकरणिक नियम से बन जाते हैं। यानी कि क्योंकि आप, जैसे कि बताया मैंने आपको कि एक वाक्य जब आप लिखते हैं तो उसमें संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, समुच्चय बोधक, सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। तो आप उनका परिचय किस प्रकार से देंगे वो हमने यहाँ पर जाना था। और सार्थक क्रम, तो सार्थक क्रम के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, मोहन विद्यालय जाता है। जाता है मोहन विद्यालय, मोहन जाता है विद्यालय, विद्यालय जाता है मोहन। तो अलग अलग तरह से हमने एक ही वाक्य को लिखा, लेकिन आपको सही लगा ये वाला वाक्य क्योंकि ये बिल्कुल सार्थक और व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो कर्ता है, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस तरह से यहाँ पर प्रयोग इसको किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। और ये एक अर्थ, बिल्कुल सार्थक अर्थ ये निकाल रहा है कि मोहन विद्यालय जाता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा फिर बताई थी कि व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द पद कहलाता है। और पद का परिचय क्या होता है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और उदाहरण हमने इस तरह से यहाँ पर पढ़ा था, जैसे कि हमने लिखा माताजी बाजार जाएंगी, तो हमने माताजी को जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, और उसके बाद बाजार जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, जाएंगी शब्द सकर्मक स्त्रीलिंग आदर्थक बहुवचन, इस तरह से। फिर ये तो हमने एग्जाम्पल समझा, लेकिन
हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानी कि पद परिचय देते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पद परिचय आप जब देंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर पहला पद आप जो पद लिख रहे हैं, जिसका परिचय दे रहे हैं, अगर वो संज्ञा है, अगर आपका पहला पद जिसका आप परिचय दे रहे हैं वो संज्ञा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, संज्ञा का भेद आप बताएंगे। उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद कारक और उसके बाद क्रिया का उसके साथ संबंध। और उसके बाद अगर वाक्य में सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए आप सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध, ये आप बताएंगे। सेम अगर आप विशेषण शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है तो सेम आप विशेषण के लिए करेंगे। विशेषण के भेद आप बताएंगे, फिर लिंग, फिर वचन, फिर विशेष्य, यानी कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद क्रिया, क्रिया के भेद, वाच्य, लिंग, वचन, काल, कर्ता, कर्म। तो इस तरह से हमें ये सारी चीजें याद करनी है कि आप अगर वाक्य में संज्ञा है तो आप उसके भेद बताएंगे, अगर सर्वनाम है तो उसके भेद बताएंगे। तो आज हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे यहां पर आपका संज्ञा। संज्ञा का कुछ यहां पर कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे। पद परिचय संज्ञा का, संज्ञा का पद परिचय आप देंगे तो संज्ञा में आप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि हमें संज्ञा का पद परिचय देना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर संज्ञा क्या है। बहुत ही इजी एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया है। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर संज्ञा क्या है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर संज्ञा का पद परिचय देना है। संज्ञा क्या है, मोहन, और दूसरा संज्ञा क्या है, पुस्तक। पहला संज्ञा शब्द है मोहन, दूसरा संज्ञा शब्द है पुस्तक। तो देखिए मोहन कौन सा, अब आपको सबसे पहले संज्ञा अगर देखना है, आप पीछे जाएंगे, देखेंगे कि आपने संज्ञा का सबसे पहले क्या बताना है, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। तो भेद, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये जो वाक्य हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही सरल वाक्य है, तो हमें इसमें संज्ञा बतानी है कि इसमें संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन सा पद यहाँ पर संज्ञा है। तो पहले हमने उन पदों को अलग छाटा कि मोहन और पुस्तक, ये दो पद यहाँ पर संज्ञा है। उसके बाद हमने इनका परिचय देना शुरू किया। तो मोहन शब्द लिखा गया है, मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद मोहन यानी कि पुल्लिंग, और मोहन कोई और यहां पर नहीं है, तो केवल एक वचन आपका यहां पर है। इस तरह से पुस्तक शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है, तो पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा है। और आप देख सकते हैं पुस्तक यानी कि स्त्रीलिंग, पुस्तक के लिए हम क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग।
और अभी आप 8th क्लास में हैं, ये सारी चीजें शायद आपने क्लास 4th 5th 6th 7th में पढ़ ली हैं। आपको वचन या फिर लिंग पढ़ाने की शायद आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, पुस्तक, केवल एक पुस्तक की बात की है तो एक वचन यहां पर है। तो इस तरह से हमने इसका परिचय दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। इसी तरह से पुस्तक का आपने यहाँ पर परिचय दिया, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो इस तरह से हमने संज्ञा का यहाँ पर परिचय दे दिया, बिल्कुल। और नेक्स्ट हम यहाँ पर सर्वनाम पद लेंगे किसी भी वाक्य में। तो सर्वनाम का किस तरह से एग्जाम्पल देते हैं। सर्वनाम, परिचय, अगर वाक्य में सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है तो आप किस तरह से उसका पद परिचय देंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, मैं आगरा में रहता हूं। मैं आगरा में रहता हूं। तो हमने यहां पर सर्वनाम लिखा है। तो सबसे पहले मैं इस वाक्य में से छांटूंगी कि सर्वनाम क्या है। तो क्या सर्वनाम है, एक बार हैंड रेज कीजिए जिसको पता है कि इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। सर्वनाम की परिभाषा भी आप साथ में बता सकते हैं। अगर आपने अपना माइक चेक कर लिया है तो हैंड रेज कीजिए फटाफट और बताइए इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो वाक्य है मैं आगरा में रहता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा पता होनी चाहिए जिससे कि आप बता सकें इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आगरा में रहता हूं, कोई भी यहाँ पर शब्द मैं शब्द के लिए प्रयोग नहीं किया गया है कि मोहन आगरा में रहता है, सीता आगरा में रहती है, या अपने लिए कोई भी शब्द यहाँ पर प्रयोग इस तरह का नाम नहीं लिया गया है। क्योंकि संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं शब्द जो है ये आपका सर्वनाम है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर छांटेंगे मैं। अब आपने मैं शब्द यहां पर छांटा और अब आपको बताना है कि उसका भेद क्या है। ठीक है, तो भेद के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। भेद जानने के लिए आपको सर्वनाम के सारे भेद पता होने चाहिए कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बार बार मैं आपको ये सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ कि आप प्लीज क्लास में आने से पहले, जैसे कि मैं आपको होमवर्क दे के रखती हूँ कि आपको सर्वनाम पढ़ना है या संज्ञा पढ़नी है, तो आप उसे एक बार रिवाइज करके आइए। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं शब्द क्या होता है, जब आपने सर्वनाम का पहला भेद पढ़ा होगा जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो इसमें आपकी परिभाषा क्या है कि जब 2 व्यक्ति किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वहां 3 लोगों के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द कहने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जो सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है और जिसके बारे में बात करता है, तो 3 तरह के यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको 3 उपभागों में बांटा है, उपभेदों में बांटा है। जैसे क्या बताया कि
बोलने वाला व्यक्ति यानी कि जो भी बोला जाता है, जो भी बात बोली जाती है, तो बोलने वाला व्यक्ति जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग करता है उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जिसके बारे में बात की जा रही है तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां पर आप वाक्य देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि मैं आगरा में रहता हूं, तो ये मैं शब्द प्रयोग किया गया है यानी कि अपने लिए, बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए इस बात को कह रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए इसमें संज्ञा शब्द भी है, लेकिन क्योंकि हम केवल सर्वनाम का पद परिचय दे रहे हैं तो आपको इससे मतलब नहीं कि यहाँ पे आगरा लिखा है, दिल्ली लिखा है, बॉम्बे लिखा है या कुछ और लिखा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको केवल यहाँ पर सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना है। तो वाक्य में केवल एक सर्वनाम शब्द है, वो है मैं। तो मैं जो है सबसे पहले हमने उसका भेद जाना कि वो कौन सा भेद है यहाँ पर, तो वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद भेद के बाद हमने क्या बताना है, भेद के बाद हमने लिंग बताना है। तो लिंग, आप लिंग कैसे जानेंगे? लिंग आप जानेंगे यहां पर जो आपकी क्रिया प्रयोग की गई है, मैं आगरा में रहता हूं। अगर यहां पर शब्द प्रयोग किया जाता कि मैं आगरा में रहती हूं तो आप कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन क्योंकि यहां पर लिखा गया है मैं आगरा में रहता हूं तो इसीलिए ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट यहां पे क्या है? वचन। वचन के लिए आप कैसे, आपको वचन कैसे पता चलेगा? मैं आगरा में रहता हूं, एक शब्द है मैं। अगर यहां पर लिखा होता हम आगरा में रहते हैं तो ये आपका जरूर बहुवचन हो जाता, लेकिन यहां पर केवल एक शब्द प्रयोग किया गया है मैं, तो इसीलिए ये आपका एक वचन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैं शब्द का पद परिचय यहां पर लिखा। और बिल्कुल इसी तरह से एक और वाक्य हम लेंगे सर्वनाम के लिए, क्योंकि सर्वनाम शब्द को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको थोड़ा और एक एग्जाम्पल से आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर मैं शब्द लिया, नेक्स्ट हम लेंगे वह। वह खाना खाएगा। वह खाना खाएगा। तो बहुत ही इजी है कि वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, मैं, तुम, उसका, तुम्हारा आदि। तो यहाँ पर वह शब्द प्रयोग किया गया है जो कि सर्वनाम है। तो सर्वनाम में मैंने कहा सबसे पहले हम सर्वनाम छाटेंगे, तो सर्वनाम शब्द हमें पता चल गया कि वह है। ठीक है, अब हमें फिर से वही चीज रिपीट करनी है, भेद जानने हैं, लिंग जानना है, वचन जानना है। तो भेद, अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो सर्वनाम का पहला भेद है, सर्वनाम के 6 भेदों में जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें क्या होता है कि 3 तरह के सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक तो बोलने वाले व्यक्ति के लिए, एक सुनने वाले व्यक्ति के लिए, एक अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने पहला वाला जो शब्द हमने प्रयोग किया था वो क्या था? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अभी वह शब्द हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? जब आप दो लोग आपस में बात करेंगे तो हम वह शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे कि वह जा रहा है, वह चल रहा है। मैं ये बात किसी दूसरे व्यक्ति से कह रही हूं कि वह खाना खा रहा है,
वह गाना गा रहा है, वह जा रहा है, तो या वह खाना खाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है वह, तो अभी मैंने यहाँ पे आप लोग को कहा कि 3 तरह के यहाँ पर पुरुष हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। और अन्य पुरुष, जो दोनों आपस में मिलके जो तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो तीसरा व्यक्ति होता है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। तो ये वह शब्द जो है वो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसको हम कहेंगे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इसका भेद हो गया। उसके बाद लिंग। अब हम लिंग कैसे बताएंगे? तो लिंग के लिए हम यहां पर क्रिया देखेंगे। वह खाना खाएगा, अगर यहां पर प्रयोग किया जाता कि वह खाना खाएगी, अगर यहां पर खाएगी शब्द प्रयोग किया गया होता तो ये जो वाक्य है, ये आपका, ये शब्द जो है वह शब्द ये आपका स्त्रीलिंग होता। लेकिन यहां पर खाएगा शब्द प्रयोग किया गया है तो ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट, आपने वचन यहां पर देखना है। वह खाना खाएंगे अगर यहां पर लिखा गया होता, वह खाना खाएंगे या वे खाना खाएंगे, अगर ये शब्द यहां पर प्रयोग किया गया होता, वे शब्द यहां पर प्रयोग किया गया होता, तो ये शब्द जरूर बहुवचन होता। लेकिन एक व्यक्ति के लिए यहां पर बात की गई है कि वह खाना खाएगा, तो ये आपका एक वचन होगा। ठीक है, ये आपका एक वचन होगा। और कर्ता कारक क्या है? यहां पर कारक क्या है? वो कर्ता है। ठीक है, और बिल्कुल पिछले वाला जो हमने वाक्य लिखा था उसमें भी कर्ता कारक ही, कर्ता जो कारक जो था वो कर्ता ही था। और खाएगा शब्द का संबंध किसके साथ है? कर्ता के साथ है। खाएगा शब्द का संबंध किसके साथ है? कर्ता के साथ है। यहां पर कर्ता कारक है। कारक कौन है? कर्ता। और संबंध किसके साथ है? क्रिया का, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, तभी तो हम बता पा रहे हैं कि खाएगा या खाएगी शब्द किस तरह से प्रयोग हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स ये आपने समझ लिया होगा। एक और एग्जाम्पल हम इसी का लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पुरुष हैं इसमें, पहला वाला जो भेद है उसमें 3 पुरुष हैं। तो बिल्कुल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही इजी सा। तुम चित्र बना रही थी। तुम चित्र बना रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं वाक्य में सर्वनाम आप सबसे पहले छाटेंगे, तो यहां पर तुम शब्द जो है वो सर्वनाम है। अब आपने इसका पद परिचय देना है, तो इसमें फिर से बिल्कुल सेम, आप सबसे पहले भेद जानेंगे, उसके बाद आप लिंग देखेंगे, उसके बाद आप वचन देखेंगे, फिर कर्ता कारक देखेंगे, फिर क्रिया का कर्ता से संबंध देखेंगे। तुम चित्र बना रही थी। तुम, अभी यहां पर मैंने आपसे कहा कि जब 2 लोग आपस में बातें करते हैं तो बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो उत्तम पुरुष, सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष। तो इस वाक्य में आपको अन्य पुरुष कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, केवल बोलने वाला व्यक्ति है और सुनने वाला व्यक्ति है। यानी कि तुम चित्र बना रही थी, बोलने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तुम चित्र बना रही थी। यानी कि तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति सुन रहा है उसकी बातों को, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो तुम शब्द जो है यहां पर आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक
वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका लिंग। तो आप लिंग किस तरह से देखेंगे? तुम चित्र बना रही थी। आप रही थी शब्द को देखेंगे, यानी कि कर्ता जो है, कर्ता का संबंध किसके साथ है? क्रिया के साथ है। तुम चित्र बना रही थी। अगर यहां पर लड़के के लिए प्रयोग होता तो यहां पर लिखा गया होता तुम चित्र बना रहे थे। तो यहां पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि तुम चित्र बना रही थी। तो ये तुम शब्द जो है, तुम ये जो पद यहां पर प्रयोग किया गया है, ये आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आप वचन देखेंगे। केवल एक व्यक्ति के लिए यहां पर बात की गई है, सेम एक वचन है। नेक्स्ट कर्ता कारक है और क्रिया जो शब्द है वो क्या है? कर्ता पर निर्भर है। ठीक है। और यहां पर एक चीज और ये है कि ये अपूर्ण भूतकाल है। इसमें काल क्या है? अपूर्ण भूतकाल, यानी कि अभी नहीं पता कि चित्र बनाना खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तुम चित्र बना रही थी, बनाना शुरू कर दिया था भूतकाल में, लेकिन काम पूरा हुआ है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। यानी कि तुम चित्र बना रही थी या तुमने चित्र बनाया था, अगर होता तो ये तुमने चित्र बनाया था या तुम चित्र बना चुकी थी। इस तरह के शब्द हैं पूर्ण भूतकाल, लेकिन ये अपूर्ण भूतकाल है। तुम चित्र बना रही थी, बनाना शुरू कर दिया था लेकिन खत्म हुआ या नहीं इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो ये अपूर्ण भूतकाल भी यहाँ पर प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। इस तरह से हमने सर्वनाम के जो 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं, आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम से ही ये समझा 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और तीनों को हमने यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट विशेषण। सबसे पहले हमने क्या जाना था? हमने यहां पर संज्ञा का पद परिचय दिया, उसके बाद हमने सर्वनाम का पद परिचय दिया, और अब हम यहां पर विशेषण का पद परिचय देंगे। तो विशेषण शब्द क्या होता है? नंबर 3 विशेषण। विशेषण की परिभाषा आप सभी को आती होगी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्याम बहुत मेहनती है। श्याम बहुत मेहनती है। तो ये शब्द मैंने प्रयोग किया गया है, ये वाक्य मैंने प्रयोग किया है, और इस वाक्य में सबसे पहले आपको विशेषण शब्द बताना है। तो श्याम बहुत मेहनती है, तो विशेषण है आपका मेहनती। अब आपको मेहनती शब्द का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा? सबसे पहले आपको भेद बताना होगा कि विशेषण का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आप सभी ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। विशेषण के भेद भी आपने पढ़े हैं कि 4 भेद विशेषण के होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी कि जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, सारी चीजों के बारे में बताए, वो गुणवाचक विशेषण। जो
किसी चीज की संख्या के द्वारा उसकी विशेषता बताए, उसको संख्यावाचक। जो किसी मात्रा के बारे में बताए किसी भी वस्तु की, उसको परिमाणवाचक। जो सर्वनामिक विशेषण यानी कि कुछ संज्ञा शब्दों से पहले कुछ इस तरह के सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर मेहनती शब्द प्रयोग किया है, तो ना तो ये संख्यावाचक विशेषण है, ना ही ये परिमाणवाचक विशेषण है, और ना ही ये सर्वनामिक विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी कि यहाँ पर श्याम के गुणों के बारे में बात की गई है कि श्याम बहुत मेहनती है। तो सबसे पहले इसका भेद हम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा आएगा विशेषण के लिए लिंग। तो श्याम बहुत मेहनती है, श्याम आपका पुल्लिंग है। और उसके बाद वचन एक वचन है क्योंकि केवल श्याम के बारे में बात की गई है। और दूसरा आपको यहां पर बताना है विशेष्य। तो विशेष्य कौन है यहां पर? विशेष्य यहां पर है श्याम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विशेषण का विशेष्य। श्याम आपका विशेष्य है, यानी कि श्याम की ही यहां पर विशेषता बताई गई है। तो मेहनती गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन, श्याम यहां पर विशेषण का विशेष्य है। तो इस तरह से हमने आज संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय जाना। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा आप इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों को हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी फिर से ये सारी चीजें घर से पढ़ के आएंगे। सर्वनाम के भेद और संज्ञा के भेद और विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। आज का होमवर्क भी आप लोगों का सेम है कि आप इसे रिवाइज करके आइए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।